इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स के बारे में जो कि ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि अलग अलग रूप में अपने फॉर्म और एक्शन दिखाते हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर्स होते हैं, जो कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के पहले जानना है कि ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं, जिसमें कॉमन है हाइड्रोलिसिस, फोटोलाइसिस और मेराइजेशन। यहाँ पर मेराइजेशन मैंने कॉमन वर्ड यूज किया है क्योंकि आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो देखेंगे। जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस। देखिए, हाइड्रोलिसिस एक सिंपल टर्म में आप समझिए कि वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम उसे देख सकते हैं, लेकिन दवाओं के मामले में, मेडिसिन के मामले में सबसे कॉमन चीज बात यह है कि हाइड्रोलिसिस का प्री फॉर्मुलेशन के दृष्टिकोण से मतलब यह है कि पानी की मौजूदगी में किसी भी ड्रग के केमिकल बॉन्ड का क्लीवेज होने की वजह से उस ड्रग का खराब हो जाना। मतलब कोई भी ड्रग है वो रॉ फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है और पानी की प्रेजेंस में उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं जैसे एस्टर है, अमाइड है, जितनी भी ये चीजें हैं, इनमें क्लीवेज होने की वजह से फाइनली ड्रग खराब हो जाए, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। जो कंडीशंस हाइड्रोलाइसिस को बढ़ावा देती हैं जनरली वो होती हैं जैसे किसी भी ड्रग्स के अंदर हाइड्रोक्सल हाइड्राइड या डाइवेलेंट आयन, इन सब चीज़ों का मौजूद होना, गर्मी और प्रकाश का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें बढ़ावा देती हैं हाइड्रोलिसिस को। ये दो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलिसिस के। ड्रग्स जैसे कि कोकेन है, लैक्टोन्स है, इनमें अब एस्टर्स और अमाइड ग्रुप होने की वजह से इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये अपने डिग्रेडेड फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिर इनका जो एक्शन है किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे फॉर एग्जांपल पिलोकार्पिन है, वो हाइड्रोलिसिस होकर के पिलोकार्पिक एसिड और इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के H2O यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स का क्लीवेज हो जाना, बॉन्ड का टूट जाना, वो उसको डिग्रेड कर देता है। मेडिसिन के अंदर साधारण तौर पे अमाइड ग्रुप्स बहुत होते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया अमाइड ग्रुप्स का। जैसे कि आमतौर पर ड्रग्स में अमीन ग्रुप्स बहुत होते हैं, अमाइड्स बहुत होते हैं, जिसमें तो लीविंग ग्रुप यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सचेंजिंग ग्रुप होता है वो अमीन होता है कॉमन तौर पे, आमतौर पर। तो इसकी वजह से बहुत हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन है देखने को मिलता है। सेम पैटर्न देखने को मिलता है एस्टर हाइड्रोलिसिस में। उसमें भी जो रिएक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो एस्टर होते हैं, जिसमें R1 R2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने की वजह से काफी जो हाइड्रोलिसिस है पैटर्न देखने को मिलता है। देन फिर हाइड्रोलिसिस को बहुत सारे तरीकों से रोका जा सकता है, जो कि अप्रोचेस हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो है पीएच एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि पीएच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हाइड्रोलिसिस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो अगर ऑप्टिमम स्टेबिलिटी यानी कि सबसे स्थिरता के साथ पीएच को रखा जाए तो फॉर्मुलेशन काफी हद तक हाइड्रोलिसिस से बच जाती है। फॉर्मुलेशन मतलब जो डोजेज फॉर्म है, सिरप है, सस्पेंशन है, तो इसमें अगर बफर्स का इस्तेमाल प्रॉपरली फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाए स्टेबल पीएच को रखने के लिए, तो काफी हद तक उसे बचाया जा सकता है। दूसरा ये है कि सरफेक्टेंट के एडिशन करके कर सकते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट जो है वाटर को रिएक्ट करने में विद दी अमाइड्स एंड एस्टर जो है वो उसको रोक देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। देन अगर सॉल्ट एंड एस्टर फॉर्म की बात करें तो मतलब किसी भी जो ड्रग फॉर्मुलेशन है उसमें ड्रग्स का अगर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जैसे पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स हैं, तो इससे एमाइड और एस्टर को लॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिसिस के प्रति ससेप्टेबल नहीं होंगे। फिर आते हैं डेसिकेंट्स के ऊपर। जैसे आपने बहुत सारे जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पदार्थ हैं उसमें देखा होगा कि डेसिकेंट रखा जाता है, एक छोटी सी पैकेट होती है जिसमें डेसिकेंट सब्सटेंस होता है। तो वो रख दें तो काफी हद तक वो मॉइस्चर को प्रिवेंट कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस का खतरा कम होता है। और फिर बाद में आता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये भी सेम बिल्कुल हाइड्रोलिसिस जो सॉल्ट एंड एस्टर का है, जो सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन वैसा ही है। इसमें कॉम्प्लेक्स किया जाएगा जिसकी वजह से सॉल्ट, अमाइड्स और एस्टर्स को लॉक किया जा सकता है। दूसरा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के अंदर अंतर्गत आने वाला केमिकल प्रॉपर्टीज का जो मापदंड है जो कि ड्रग्स और मेडिसिन को खराब कर सकता है वो है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल लाइट में मौजूद फोटॉन्स के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनके रूप में मौजूद होने वाला जो सब्सटेंस,
उसमें मौजूद फ्री रेडिकल ऑक्सीजन्स और इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में ड्रग मॉलिक्यूल्स का डिग्रेड हो जाना। इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो सिरप्स हैं जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं फोटोलाइसिस के प्रति। इसलिए आमतौर पर उनको पारदर्शी कांच में नहीं बल्कि एक एम्बर कलर्ड बॉटल के अंदर पैक किया जाता है जो कि फोटोलाइसिस से और उसको फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन की उससे बचाता है। जो रासायनिक प्रक्रियाएं फोटो डिकम्पोजिशन ड्रग्स की फोटोलाइसिस में कॉमन तौर पे साधारण तौर पे देखने को मिलती हैं वो है डी अल्काइलेशन, डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, रीअरेंजमेंट, ये सारे रिएक्शंस देखने को कॉमनली देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो लिंकोमाइसिन एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है जो कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में पूरी तरह डिग्रेड हो जाती है। यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो पाथवे फॉलो करती है वो है एस एन डी मिथाइलेशन और प्रोपाइल डी एल्काइलेशन। हाइड्रोलाइसिस की तरह फोटोलाइसिस को भी बहुत सारे के तरीकों से रोका जा सकता है जिसमें सबसे जो कॉमनेस्ट है, इजीएस्ट है, सुटेबलिस्ट है वो है सुटेबल पैकिंग। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि एम्बर कलर्ड बॉटल में उसको पैक करके यूवी लाइट और जो भी किसी भी तरह से जो डिग्रेडेटिव लाइट इफेक्ट है उससे बचाया जा सकता है। दूसरा, जिस तरह हाइड्रोलाइसिस में सॉल्ट्स और सुटेबल कॉम्प्लेक्सेशन की मदद से एस्टर और अमाइड्स को ससेप्टेबिलिटी को रोका जा सकता है, उसी प्रकार फोटोलाइसिस में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके उसको बचाया जा सकता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है फोटो सेंसिटिविटी यूवी लाइट के प्रति उसकी ससेप्टेबिलिटी को कम करते हैं। इसके अलावा फोटो स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कलरेंट्स और पिगमेंट्स का इस्तेमाल करके, और इन्हीं सब में सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है वो है टैबलेट कोटिंग का। टैबलेट कोटिंग को सिर्फ ना ही बेटर टेस्ट को मास्क करने के लिए है बल्कि फोटो स्लाइसिस डिग्रेडेटिव इफेक्ट से बचाने के लिए भी है। इन दोनों की कड़ी में अगला जो पैरामीटर है वो है पॉलीमराइजेशन। ये भी एक बहुत पॉपुलर है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ही रिएक्ट करके एक पॉलीमर को फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कुछ साधारण और पॉपुलर एग्जांपल्स में है जैसे ग्लूकोज का काला पड़ जाना, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्साइल मिथाइल फॉर्फ्यूरल। दूसरा, शैलेक एक बहुत ही पॉपुलर कोटिंग एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है जो कि टैबलेट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वो भी बहुत पॉलीमर के प्रति पॉलीमराइजेशन के प्रति ससेप्टिव हो जाता है क्योंकि शैलेक खुद एक पॉलीमर है। तो अगर जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम को बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड टाइम पर जितनी देर में टैबलेट को टूट जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, वो नहीं हो पाती। इस कड़ी में जो अगला जो पैरामीटर है वो है आइसोमराइजेशन। इसका मतलब कि किसी भी ड्रग स्ट्रक्चर को अपने एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेना जिसकी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइट, वॉट जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के ऊपर कवर अप करना बेहद जरूरी है। इनके अलावा डिकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम डिकम्पोजिशन भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से इफेक्ट्स आते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन एग्जांपल जैसे कि जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें COOH ग्रुप मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर सकती हैं और प्रॉब्लम इसकी वजह से आ सकती है। सॉलिड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड भी हैं वो डिकार्बोक्सिलेट हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कि मेटा अमीनोफिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में एंजाइम ट्रिगर्ड या एंजाइम कैटलाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिग्रेड की होने की वजह से पहुंच सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, एक जो इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के एक्शन में जिनको प्रियर फॉर्म में टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये ड्रग्स एक्सिपिएंट्स के ऊपर काफ़ी घातक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ला सकते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम आगे भी देखेंगे ऐसे केमिकल जो पैरामीटर्स हैं जैसे ऑक्सीडेशन है, इनको हम कवर अप करेंगे जो कि प्री फॉर्मुलेशन में के लिए मध्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड।